तो हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9th का, जो आपके जैक बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ 9th क्लास का एसएसटी का, चाहे तो आगे साइंस का जो बनाऊँगा, सारे मॉडल पेपर के सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं, ठीक है। और जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अंत तक वॉच करना है, ठीक है। और आपको बताना भी है कि आप 40 में से कितना सही करके आए हो, ठीक है। 40 में से कितना आपका सही हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए बच्चों, आपको सारा सब्जेक्ट एसएसटी का हो गया, ठीक है, फिर साइंस का हो गया, आपको मैथ का मिलेगा, और इंग्लिश का और हिंदी का, सबका आपका कम से कम 10-10 वीडियो आपका आएगा, ठीक है, 10-10 वीडियो, ताकि आपका तैयारी पूरा धारदार हो जाए और आप हर सब्जेक्ट में जो है ना वो A+ आराम से आप कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए 9th में तो प्लस में यानी कि ग्रेड में मिलता है रिजल्ट, तो A+B+, तो अगर आप A+ लाते हैं तो आपका फैमिली भी काफ़ी खुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करना है, आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और प्लेलिस्ट आपको चेक कर देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मतलब आप समझ लीजिए कि 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका आ ही सकता है एग्जाम में, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट, जो आप कह सकते हैं कि लुई 16वां के वहाँ से हटने के बाद जब रोबेस्पियर आए और वो जब हट गए तो 1804 में नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट बनता है। उसके बाद बहुत सारा सुधार करता है पूरा फ्रांस में, जिसको नेपोलियन कोड यानी कि नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फाइनली 1815 में जाकर नेपोलियन का हार होता है वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद जाके क्या होता है कि पूरे फ्रांस पर कब्जा हो जाता है पूरा चार्ल्स मैटरनिक का, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है। चलिए अब दूसरा सवाल देखेंगे कि 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 में जो जार शाही का पतन हुआ, यानी कि जार का जो शासन हुआ, ठीक है, रूस में जो जार का शासन था, और जब उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को कहते हैं अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तीसरा सवाल होगा कि लेनिन कौन था, ठीक है, लेनिन, तो व्लादिमीर लेनिन का बात किया जा रहा है यहाँ पे, व्लादिमीर लेनिन का। तो आप देखिए लेनिन कौन था, तो ऑप्शन है पहला बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता और उदारवादी दल का नेता। तो बोल्शेविक पार्टी का ही नेता था वो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। अगला चौथा सवाल है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में, ठीक है, तो आप जानते हैं कि विश्व युद्ध जब पहला हुआ या दूसरा हुआ तो आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल था, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। तो कह सकते हैं आप ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आपका मित्र राष्ट्र में था। और धुरी राष्ट्र में कौन था? तो जर्मनी, इटली और जापान, जर्मनी, इटली और जापान आपका धुरी राष्ट्र में था, ठीक है, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना परसेंट भाग कृषि के अधीन था? कितना परसेंट भाग कृषि के अधीन था? तो वो 6वां भाग था। अगला छठा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी वो 1864 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, भारतीय वन सेवा की। और बाद में 1865 में क्या हुआ था? तो 1865 में वन अधिनियम लाया गया था, भारतीय वन अधिनियम लाया गया था। और इसी में क्या किया था, अंग्रेज जो था डाइट्रिस बेंटिक नाम के जो वन अधिकारी थे, वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था इसी में। अगला सवाल होगा कि भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर देखिए ऊंचे स्थानों पर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान होते हैं, ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, सूखे पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अगला है, यहाँ तो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिए ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का मैदान क्या है? तो इसको मर्ग या बुग्याल कहते हैं, ठीक है, मर्ग या बुग्याल कहते हैं। अगला 8वां नंबर को कॉमन्स किसे कहते हैं? तो कॉमन्स जो है वो साझा जमीन होता है, ठीक है, कॉमन्स का मतलब होता है साझा जमीन, जिसमें कम्यून खेती किया जाता था ब्रिटेन में, यानी यूरोप महाद्वीप में। अगला सवाल है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है वो 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब चला? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो था वो 1905 में चला था, और इसमें आह्वान किया गया था देश की जनता से कि स्वदेशी अपनाओ, और यहाँ पर विदेशी वस्त्रों की बहुत सारी होली जलाई गई। और 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया था, और विभाजन में भूमिका निभाया था लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया था। अगला सवाल 11वां देखते हैं। अब देखिए यूनिट 2 भूगोल में आ गए हैं हम लोग, ठीक है। तो 11वां नंबर के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है?
तो देखिए आप मैप का अगर स्टडी किए होंगे अच्छे से तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की सीमाएँ जो है वो सिर्फ एकमात्र देश से छूती है और वो देश आपका है नेपाल, ठीक है, नेपाल है। अगला क्वेश्चन है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? तो 12 का दोस्तों हो जाएगा आपका कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़ तट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो नर्मदा का नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक चोटी से होता है, अमरकंटक चोटी से होता है। आगे 14वां सवाल देखेंगे कि निम्न में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए, तो भारत में आप जानते हैं कि 2 ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में आपका जो होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, जो लगभग आपका 90 से 95% वर्षा होता है, ठीक है। यह आपका हो गया किसमें? दक्षिण पश्चिमी मानसून में। और इसकी 2 शाखा होती है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। लेकिन यहाँ पूछा गया शीत ऋतु में और सो भी भारत के पश्चिम में पूछा गया। तो शीत ऋतु में तो भारत में 2 टाइप की वर्षा होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून से और दूसरा होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ से। तो पश्चिम में जो होता है आपका वो पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी जेट धारा के माध्यम से होता है, जो भूमध्य सागर से हवाएं आती है वो वहाँ पर यानी कि हिमालय से टकरा कर वहीं पर वर्षा करवाती है, जो फाइनली सेब के फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष जहाँ 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होगी वहाँ पर पाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पूछा है परिणाम है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन देखिए यहाँ दिया है ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन अ पॉपुलेशन इन अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो वो होता है हाई बर्थ रेट पे, हाई बर्थ रेट यानी 16 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कावरत्ती जाना चाहते हैं यानी कि गर्मी का छुट्टी है और आप अगर कावरत्ती जाना चाहते हो तो आपको किस केंद्र शासित प्रदेश से जाना होगा? तो कावरत्ती का राजधानी लक्षद्वीप का राजधानी क्या है? कावरत्ती, तो आपको लक्षद्वीप से जाना होगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 572 छोटे मोटे द्वीप हैं और लक्षद्वीप का बात करेंगे तो इसमें 36 द्वीप है, इसमें 10 गो में से आदमी रहता है, ठीक है। और अगर लक्षद्वीप का बात किया जाए तो 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम पड़ा था, उससे पहले एमिन द्वीप, लकाद्वीप और मिनिकॉय कहते थे, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग है जिसको बैरन द्वीप कहते हैं बच्चों, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का बात किया जाए तो सैडल पीक है, सैडल पीक है। सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। चलिए आगे बात करेंगे पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर दोस्तों कौन है? तो आपका महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का, ठीक है। और अगर पश्चिमी घाट का पूछा जाता है तो वो अनाईमुड़ी है, जिसका ऊंचाई का बात करें अनाईमुड़ी का तो 2695 मीटर है। और महेंद्रगिरी का बात करें तो यह 1501 मीटर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनाईमुड़ी को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहते हैं अनाईमुड़ी को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दक्षिण भारत के लिए है। आगे देखिए यहाँ कंचनजंगा दिया, तो कंचनजंगा क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। और कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। खासी क्या है? तो खासी पहाड़ी ऐसा जगह है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिन राम और चेरापूंजी में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पूछा है कि निम्न में कौन लवणीय झील है, ठीक है, लवणीय झील है। तो लवणीय झील आपका सांभर झील हो जाएगा राजस्थान में। अगला सवाल भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया प्रारंभ में, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट, लेकिन इंग्लिश में देखिए मानसून अराइज इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई और अर्ली अगस्त। तो अर्ली जून में होता है, ठीक है, लगभग 1 जून के आसपास केरल में आता है, 2 जून के आसपास में केरल में आता है, जहाँ पर उसको आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। मानसून का प्रस्फोट होता है वहाँ पे, उसके बाद पूरे भारत में धीरे धीरे 15 जून से लेकर 20 जून के बाद पूरा भारत में पहुँच जाता है, और अंत में सितंबर में मानसून का फिर निवर्तन होता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यूनिट 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सिविक्स। तो चिली का सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? चिली का सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वो था सल्वाडोर ओयंदे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग 22वां। तो 22वां पूछा है एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने थे? एनक्रूमा किस देश के राष्ट्रपति बने थे पहले? तो वो घाना के बने थे, घाना। अगला सवाल है इनमें कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला है कि अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बनाते हुए मुकदमा दायर करना, ये बिल्कुल सही है। फिर अगले चुनाव का बहिष्कार कर सभी पार्टी को संदेश देना, ये भी सही है। सरकारी नीति के खिलाफ जनसभाएं करना, बिल्कुल सरकार के खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं? जनसभा कर सकते हैं और अपना भाषण दे सकते हैं। जो अनुच्छेद 19 में कहा गया व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो बात रह गया कौन गलत होगा? तो सरकारी अधिकारी को पानी के लिए रिश्वत देना। देखिए पानी तो सबका एक मौलिक अधिकार बोल सकते हैं, भले मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन पानी एक संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। तो कह सकते हैं आप सरकारी अधिकारी को पानी का रिश्वत देना क्या हो जाएगा? यही आपका लोकतांत्रिक तरीका नहीं है।
अगला देखेंगे संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो आपका चुना गया था वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को चुना गया था, लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। और यहाँ पर देखिए बी आर अम्बेडकर कौन थे, तो ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, जो संविधान के निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, ठीक है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन टोटल लगा था। आगे हम लोग 25वां क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण अफ्रीका में आप जब पढ़े होंगे चैप्टर, तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बताया गया हो, जो गोरे जो अश्वेत आंदोलन चला रहे थे, यानी कि गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक का टकराव हुआ था, जिसके चलते क्या हुआ था वहाँ पे, तो उसी के चलते एक नया संविधान बना था। और संविधान जब बनाया गया बाद में, तो बहुत ही बेहतरीन संविधान बना था। और इस संविधान को बनाने से पहले नेल्सन मंडेला को जेल भी जाना पड़ा था, जो सबसे भयावह जेल रोबन द्वीप में कैद थी बच्चों। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 26वां क्वेश्चन के भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ठीक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही कारण नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भारत का चुनाव तो लोकतांत्रिक है फाइनली, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका वाक्य में कौन सा बोला, कौन सा सही नहीं देता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। दूसरा ऑप्शन है भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली, तो चुनाव आयोग तो एक ऑटोनोमस संस्था है, ठीक है, और राजीव कुमार अभी चुनाव आयोग के मेन अध्यक्ष हैं। आगे भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति व्यक्ति मतदाता है, बिल्कुल सही है। और भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार करती है, ये भी सही है। देखिए भले ईवीएम को दोष दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो विपक्षी पार्टी होती है जो हार जाती है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है जनादेश मान के कि हाँ हम हार गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन क्या है कि भारत में दुनिया सबसे ज़्यादा मतदाता, यही ऑप्शन गलत है। कोई जरूरी नहीं कि भारत में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, हो सकता है किसी और कंट्री में होगा मतदाता, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखेंगे 27वां कि मौलिक अधिकार के रक्षक में कौन काम करता है। देखिए मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, ठीक है, लेकिन इसका जो रक्षा का काम करता है ये न्यायपालिका करता है। अगर बाई चांस आपका मौलिक अधिकार छः में से किसी भी चीज़ में आपका हनन हो रहा है मौलिक अधिकार का, तो आप अंत में दरवाजा खटखटाना है किसका, अदालत का, और अदालत आपको न्याय देगी, ठीक है। तो भारतीय न्यायपालिका जो है इसका ये करता रक्षक। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसका है। तो भारत के संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है, ठीक है। अगला 29वां सवाल देखेंगे, बोला भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार 6 है, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 10 दिसंबर को भी हाल फिलहाल मनाकर निकले हुए हम लोग, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव क्या कहते हैं। तो पालमपुर के निकटतम बड़ा गांव कौन था, रायगंज था दोस्तों, रायगंज था। अगला सवाल है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो आधुनिक हरित क्रांति से इसका शुरुआत हुआ था। और आधुनिक कृषि का मतलब है कि नए उपकरण, नए मशीन के द्वारा खेती करना, ठीक है। जैसे पुराने तरीके से खेती जो हल बैल से चलता था वो नहीं, बल्कि फावड़ा हो गया, ठीक है, आपका काटने के लिए जो मशीन है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, पर ये बोल सकते हैं आपकी सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब अगला सवाल देखेंगे 33वां कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है। खरीफ फसल, ठीक है, तो खरीफ फसल आपका वर्षा ऋतु में होता है, जो धान होता है, मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, ये आपका हो गया खरीफ फसल। बाकी गर्मी में आपका जो होता है वो जायद फसल होता है, जायद फसल जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह हो गया। और शीत ऋतु में आपका क्या होता है, रबी फसल, ठीक है, शीत ऋतु में रबी फसल, जो गेहूँ, चना, मटर वगैरह जो है, गेहूँ, चना और मटर, इसको रबी फसल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता यानी कि पॉपुलेशन की क्वालिटी को कौन सा कारक बढ़ाता है। तो लिटरेसी रेट भी बढ़ाता है, साक्षरता दर भी, पब्लिक हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य भी बढ़ाती है, और कौशल निर्माण भी बढ़ाता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रहा है, तो वह शिक्षा की वजह से भी बढ़ रहा है, अस्वास्थ्य की वजह से भी बढ़ रहा है, गरीबी की वजह से भी बढ़ रहा है, ठीक है। जो गरीब रहेगा वो अपना बढ़िया तरीका से रोजगार नहीं कर सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनएसएसओ का पूरा नाम क्या है। एनएसएसओ का पूरा नाम, तो एनएसएसओ का पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी कि इंग्लिश में जाएंगे तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना दोस्तों 1950 में हुआ था, 1950 में। आगे देखेंगे, निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्न में इनमें से कितनी विधियां हैं। निर्धनता रेखा का जो ये है,
ठीक है, तो कितनी विधियाँ हैं इसकी, तो इसका हो जाएगा 2 विधि, निर्धनता रेखा का 2 विधि है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात क्या है? ठीक है, तो देखिए ये पुराना डेटा है, तो 47 और 43% है निर्धनता, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप रिसेंट का कुछ डेटा अगर कलेक्ट कीजिएगा तो उसमें 32% और 33% आपको मिलेगा। ठीक है, 32 से 33% के बीच। अगला 39वां क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या है? देखिए बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक को कहते हैं सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। यानी सरकार क्या करती है, बहुत ज़्यादा अनाज होता है तो उसको क्या करती है, भंडार के रूप में उसको जमा कर लेती है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर वही निकालती है और उसको एमएसपी के रूप में उसको बेचा जाता है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है? खाद्य सुरक्षित असुरक्षित, खाद्य से असुरक्षित किसको मिला है? तो भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार या कामगार और निराश्रित या भिखारी, और इनमें से सभी। तो दिया गया ऑप्शन के आधार पर इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि हम लोग एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, उसको कर लिए है दोस्तों। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में एक एक करके सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे फायदा हो, और तैयारी करके आप लोग A+ लाना है और फाड़ देना है इस बार 9th क्लास के एग्जाम में। ठीक है, जैक बोर्ड में टॉपर बन के निकलना है बच्चों। ठीक है, अगर टॉपर बन के निकलना है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे डिटेल में आपको वीडियो दिया जा रहा है, आप देख ही सकते होंगे। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक भी करते रहना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।